Assalamualaikum everybody, सादिक खलील here and I welcome you all to Maths with SK। हमने फंक्शंस के ऊपर काफ़ी बात की, हमने इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझा और उस पर प्रैक्टिस भी की। आई होप आप लोग डोमेन और रेंज के साथ अब कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब हम ज़रा फंक्शंस के कुछ आगे के टॉपिक्स को और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस को। वेल एज द नेम सजेस्ट, कॉम्पोजिट किसे कहते हैं? कॉम्पोजिट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो स्मॉलर पार्ट से बनकर या मिलकर बनी होती है। सो अगर हम डेफिनेशन को देखें, व्हेन वी टेक टू और मोर फंक्शंस, सही है, सो टू और मोर सेपरेट फंक्शंस एंड वी अप्लाई देम वन बाय वन, हम उनको अगर इकट्ठा कर दें, उनके एक्शंस को इकट्ठा कर दें, तो वी हैव ए कॉम्पोजिट। इसको हम अपनी क्लासिकल जो बुक्स में भी है और मैथमेटिकल वर्ल्ड में हम इसी तरह इसको समझते हैं। हम इसको मैपिंग्स के जरिए से समझते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, आप यहाँ पर खड़े हैं, आप इस दुनिया के अंदर हैं, ठीक है, एंड यू आर दिस पॉइंट ओवर हियर, राइट। इन ऑर्डर फॉर यू टू गो टू दिस वर्ल्ड, आपको एफ की मदद लेनी पड़ेगी, राइट। एफ आपको यहाँ तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर तो आपने एफ से आगे ये तीसरी दुनिया में जाना है, तो फिर आपको जी की जरूरत पड़ेगी, राइट, इफ यू वांट टू गेट हियर। समझ लो कि ये आपकी डेस्टिनेशन थी और ये आपकी जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट था, राइट। तो क्या ख्याल है, क्या हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर पॉइंट था, इसके ऊपर पहले एफ ने काम किया एंड देन जब उसका एक रिजल्ट आ गया, या मुझे कह देना चाहिए कि एक इंटरमीडिएट रिजल्ट आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, इंटरमीडिएट रिजल्ट, ठीक है। यानी कि अभी एक ऐसा रिजल्ट जो कि कंप्लीट नहीं है लेकिन दरमियान में, जैसे वो मूवी के दरमियान में कहते नहीं कि ये इंटरमिशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट्स द वर्ड। तो यानी कि जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, इसके ऊपर दोबारा से जी ने एक्ट किया, ठीक है, ताकि वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। ये क्या हुआ है? ये बेसिकली हमने कॉम्पोजिशन किया। तो अगर हमें इसको लिखना हो तो हमें इसको कैसे लिखना चाहिए? तो हम इसको यूं समझेंगे कि पहले एफ हैज एक्टेड अपॉन एक्स, राइट। ये जो एफ है, इसने किसके ऊपर अमल किया? इसने एक्स के ऊपर अमल किया। ही एक्टेड अपॉन एक्स, राइट। एंड देन वी हैड ए रिजल्ट, लेट्स से इसको इंटरमीडिएट रिजल्ट ही कह देते हैं, ठीक है, ठीक है। इस रिजल्ट के ऊपर, मैं इसको अभी के लिए रिजल्ट कह देता हूं, इस रिजल्ट के ऊपर देन जी एक्टेड ऑन द रिजल्ट, ठीक हो गया। तो यहां पर जो रिजल्ट आया, इसके ऊपर जी ने एक्ट किया और वो उसको यहां तक ले आया डेस्टिनेशन के ऊपर। तो अब अगर हम इसको फॉर्मली समझने की कोशिश करें, तो जब हम एफ जी ऑफ एक्स कहते हैं, ठीक है, तो एफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये कि जी एक्ट्स ऑन एक्स फर्स्ट, देन एफ एक्ट्स ऑन द इंटरमीडिएट रिजल्ट। यहाँ पे मैंने पर्पसफुली इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है। ऊपर इट वाज द ऑपोजिट, नाउ आई हैव चेंज्ड इट, ठीक है। तो इसको हम एक बॉक्स विद इन अ बॉक्स के एनालॉजी से भी समझ सकते हैं। समझ लो कि जो जी ऑफ एक्स है, ये पहले एक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर जब इसका आउटपुट आ जाता है, ठीक है, ये वाला जो आउटपुट आ जाता है, यहाँ हम इसको कह लेते हैं कि ये जो रिजल्ट आ जाता है, इस रिजल्ट के ऊपर फिर एफ जो है वो एक्ट करता है। तो आई होप दिस मेक सेंस टू यू। पहले जो हमारे वेरिएबल के साथ फंक्शन होता है, पहले वो उसके ऊपर एक्ट करता है। सो बेसिकली व्हेन आई राइट एफ जी ऑफ एक्स, सो बेसिकली जी जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जब ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, एक रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, और ये जो रिजल्ट निकलेगा, इसके ऊपर मेरा जो एफ है वो एक्ट करेगा। तो आई होप दैट मेक सेंस। जो भी वेरिएबल के सबसे करीब फंक्शन होता है, पहले वो उसके ऊपर अप्लाई होता है एंड देन यू स्टार्ट गोइंग आउटवर्ड्स, ठीक है। सो आई होप वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पोजिशन। एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे सामने दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एक्स है और एक जी ऑफ एक्स है। दोनों की डोमेन ओपन है। ऑफ कोर्स अगर फंक्शन है तो डोमेन भी साथ साथ ही होगी, राइट। तो वो कह रहे हैं कि फाइंड एफ जी ऑफ फोर, राइट। तो एक गलती जो यहाँ पर बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि अच्छा पहले यार हम एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। ये नहीं करना, क्योंकि इससे आपका टाइम ज़ाया होगा। आपसे पूछा ही नहीं गया एफ जी ऑफ एक्स का। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को याद करें कि अच्छा यार, जो भी जी ऑफ फोर का रिजल्ट होगा, उसके ऊपर एफ ने एक्ट करना है, यानी कि ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट ऑफ जी ऑफ फोर is going to be is going to be the input, right? Input for f.
अगर आपको ये बात समझ आ गई तो क्यों ना पहले आप जी ऑफ फोर फाइंड कर लो। जी ऑफ फोर क्या है? जी ऑफ एक्स मेरे सामने लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 - 2, सो दैट मीन्स ये है 8 + 3/2, सो दैट मीन्स ये है 11/2। ठीक हो गया। इसका मतलब है जो g ऑफ 4 है दैट इज बेसिकली 11/2। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि अच्छा जी एफ जी ऑफ 4 जो है ना बेसिकली दैट्स जस्ट इक्वल टू एफ ऑफ 11/2। क्या ख्याल है, कितनी इजी होगी ना इसको इस तरह से देखने में। तो अब देखो, अगर मुझे f ऑफ 11/2 चाहिए तो दैट वुड बी 11/2 -4 होल स्क्वायर्ड -1। तो आई टेक माय कैलकुलेटर, दिस इज 5.5 -4 एंड देन इसका स्क्वायर -1। देयर यू गो। इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 5/4 है, तो हम कहेंगे देयरफॉर एफ जी ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 5/4। आई होप दैट मेक सेंस। अच्छा चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर अब वो हमसे एक्सप्रेशंस चाह रहा है। ओके, अब आपने ये बात को ज़रा समझना है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, ये इनपुट के तौर पर कोई कांस्टेंट आया हुआ है, तो क्या होगा कि g ऑफ 4 जो है ना इट विल इवैल्यूएट टू ए वैल्यू। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी, ये कोई कांस्टेंट कोई नंबर बन जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं ना जी ऑफ एक्स की, तो यहां पर सिंस वेरिएबल है, वेरिएबल एज इनपुट, ठीक है, देयरफॉर इट विल बी एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देगा हमें। ओके, तो अब जरा समझते हैं कि एफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है। वेल, एफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ये जो जी ऑफ एक्स है ये एफ के लिए इनपुट है, यानी एफ इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जहां जहां पर एफ के अंदर वेरिएबल है वहां वहां पर आप जी को ले आओ। क्या ख्याल है, ये कैसी लग रही रीजनिंग? यानी कि जी ये था ना, और एफ के अंदर जो वेरिएबल था वो यहाँ था, यानी कि जो भी इनपुट आएगा वो वेरिएबल के अंदर आएगा ना। तो बेसिकली अगर इसने एज एन इनपुट जाना है तो वो किसकी जगह लेगा? वो एक्स की जगह लेगा। तो मैंने भी यही किया। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने लिखा 2। ठीक है, ओरिजिनली क्या था एफ ऑफ एक्स? इट वाज 2x + 3। लेकिन सिंस यहाँ पर अब इनपुट x नहीं है, g ऑफ x है, तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे लिखना चाहिए 2g of x + 3, right? That eventually becomes 2 times x squared minus 1 plus 3. So that gives you 2x squared minus 2 plus 3, eventually just giving you 2x squared plus 1। ले जी, तो आपका जो f g of x है वो क्या आ गया है? f g of x आ गया है 2x squared plus 1। ओके, अब जी एफ ऑफ एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो जी एफ ऑफ एक्स कैसे आएगा? बिल्कुल इसी तरीके से जी एफ ऑफ एक्स के केस के अंदर, अब जो ये एफ ऑफ एक्स है ये जी के लिए इनपुट है, तो जी जो है एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो जहां पर भी जी एफ एक्स के अंदर वेरिएबल है यानी कि एक्स है, वहां पर क्या डाल दो? वहां पर डाल दो 2x + 3 और ये -1। आई गाइस एबल टू सी दिस? कि देखो यहाँ पर जब वेरिएबल का स्क्वायर हो रहा था मैंने स्क्वायर कर दिया, और -1 तो साथ ऐसे ही आ रहा था तो मैंने ऐसे ले आया। और ये जो यहाँ पर 2x + 3 है, ये क्या है? 2x + 3 वॉज एक्चुअली आवर एफ ऑफ एक्स, सही। तो मैंने क्या किया कि वेरिएबल को मैंने एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? वैसे तो आप इसको इस हालत में भी छोड़ सकते हो, लेकिन हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं। 4x² प्लस 12x + 9 - 1 इवेंचुअली जस्ट गिविंग यू 8। ठीक हो गया। तो ये आ गया जी एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब आप लोग जरा नोट करें कि हमने एफ जी एफ एक्स भी फाइंड किया एंड जी एफ ऑफ एक्स भी फाइंड किया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स is not necessarily equal to एफ जी ऑफ एक्स। नोटिस हाउ मैंने नॉट नेसेसरली कहा है। क्या मतलब? इसका मतलब है दे मे बी इक्वल। ठीक है, सो दे मे बी इक्वल। कोई ऐसा केस हो सकता है कि ये इक्वल हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ये हर बार इक्वल होंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये हर बार इक्वल होंगे। अगर तो ये कभी भी इक्वल ना तो होते तो मैं कहता कि जी ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी एफ एक्स। ऐसी बात नहीं, कभी ये हो भी सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई सेड इट्स नॉट नेसेसरली इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। सही हो गया। लास्ट पार्ट वाज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि जो एफ ऑफ एक्स है, तो ये जो अंदर वाला एफ ऑफ एक्स है, ये जो एफ है इसके ऊपर एक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अच्छा यार, जहां पर एफ के अंदर वेरिएबल था ना, टू के साथ, वहां पर दोबारा एफ ही डाल दो। Does that make sense? यानी कि f के अंदर f ही दोबारा डाल दिया, तो दैट वुड मीन कि ये हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस 3, तो इवेंचुअली जस्ट गिविंग यू 4x प्लस 9। देयर वी गो, ये हमारा f ऑफ x हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जरा थोड़ी क्वाड्रेटिक्स को भी साथ साथ लेकर चलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करते हैं। वो कहते हैं कि ये दो फंक्शंस हैं हमारे पास, फाइंड वैल्यूज ऑफ k फॉर विच f g of x इज इक्वल टू k हैज रियल सॉल्यूशंस। तो इसको कैसे देखेंगे? पहले तो हम f of g of x फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो f of g of x कैसे आ जाएगा? वो आ जाएगा कि भाई जहां जहां पर f के अंदर वेरिएबल है ना, वहां वहां पर आप क्या डाल देंगे? वहां पर आप g of x को ले आएंगे। ठीक है जी। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, एक्स स्क्वेयर था और ये एक्स था, तो कहाँ कहाँ पर आ गया? ये यहाँ पर आ गया और ये स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको अब हम एक्सपैंड करते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 6x प्लस 1 प्लस 12x-4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बिकम 9x² प्लस 6x-3। देयर यू गो, ये एफ जी ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, आपके पास ये क्या आ गया? एफ जी ऑफ एक्स। अच्छा, तो उसने क्या कहा था कि जी एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के को सॉल्व करना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 9x² प्लस 6x-3 इज इक्वल टू के कर दूं, तो यही वाली बात हो गई। बिल्कुल हो गई। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसकी वो वाली वैल्यूज फाइंड करो फॉर विच इट हैज रियल सॉल्यूशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 9x² प्लस 6x-3 - k इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर मैं देखूं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या मुझे कहना चाहिए कि b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? क्योंकि रियल सॉल्यूशंस है ना, रियल सॉल्यूशंस दो केसेस में होती हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। तो मैंने दोनों केसेस को इकट्ठा करके ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट? सो दैट वुड मीन कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 9 टाइम्स -3 - k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ पर हम ज़रा इससे बाहर हो गए लाइन से, इसको हम अंदर ले आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हम इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा -36 टाइम्स -3 - k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो 36 प्लस 90, व्हाट्स 36 टाइम्स 3? इट्स एक्चुअली 108। सो प्लस 108 और -36 टाइम्स -1, राइट? सो के साथ नेगेटिव ना, तो ये हो जाएगा +36k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो अब ये देखो, 36k इसी साइड पर रहने दो, जो कुछ भी कांस्टेंट है उसको उस तरफ ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? ये रह जाएगा कि जी 108 प्लस 36 कितना होता है? ये हो जाएगा -144। तो अब देखें k की वैल्यूज क्या आ रही है? -144 डिवाइड बाय 36, इट गिव्स यू k शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -4। यानी कि ये k की वो वैल्यूज हैं जिसके लिए एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के की रियल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगी। तो कैसे हमने डिस्क्रिमिनेंट को भी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ अटैच कर दिया। देखो यार, फंक्शन बजाते खुद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग थिंग्स, सो टू से। आप यूँ समझ लो कि जो भी हम एक्सप्रेशंस देखते आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनको लिखते कैसे हैं, उनके अंदर डोमेन रेंज का क्या मतलब है। फंक्शन में बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं। तो आपने पहले भी काफ़ी फंक्शंस को कंपोज किया होगा, लेकिन अभी कभी आपने उनको इस तरह से सोचा नहीं होगा। तो देखो, फंक्शंस ने आपको एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया टू थिंक अबाउट थिंग्स। ठीक है, तो ये होगी बात। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स हम जब फंक्शंस की बात करें तो डोमेन और रेंज को कैसे छोड़ सकते हैं, राइट? तो डोमेन और रेंज की थोड़ी सी बात करते हैं। देखो यार, बात ये है कि जब मैं कहता हूँ एफ जी ऑफ एक्स, राइट, तो क्या ख्याल है? हम ये कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इज एन इनपुट टू एफ ऑफ एक्स, राइट? ये कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। और ऑफ कोर्स एफ की भी डोमेन है। ठीक है, डोमेन ऑफ एफ है एक, और एक डोमेन ऑफ जी है, राइट? दोनों फंक्शंस हैं, दोनों की डोमेन है अपनी अपनी। अच्छा, सही हो गया। लेट्स सपोज
मैं ये कह देता हूँ कि यार अच्छा, चूंकि जी ऑफ एक्स एक इनपुट है, ठीक है, टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या ख्याल है जो रेंज ऑफ जी है, क्या मैं कह सकता हूँ रेंज ऑफ जी इज एन इनपुट टू एफ ऑफ एक्स? क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि जी ऑफ एक्स बजाते खुद तो एक फंक्शन है ना, फंक्शन की वैल्यूज जो होती हैं वो तो हमेशा रेंज होती हैं, ये याद है ना आपको, फंक्शन वैल्यूज आर बेसिकली सेम एज रेंज ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सटल सा कॉन्सेप्ट है कि देखो यार, अगर मैं जी ऑफ एक्स हूं, मैं एक छोटा डब्बा हूं, राइट, थिंक अबाउट इट लाइक दिस, मैं आपको बहुत ही अच्छी एनालॉजी से समझाता हूं। समझ लो कि एक बॉक्स है और ये एक बिगर बॉक्स है, ठीक है। जो इसके अंदर चीजें पड़ी हुई वो इसकी डोमेन है, और जो इसका साइज है ना वो इसकी रेंज है। सो थिंग्स आर डोमेन, ठीक है, एंड जो इसका साइज है ना बॉक्स का, साइज ऑफ बॉक्स, वो क्या है, वो इसकी रेंज है, ठीक है। तो समझ लो कि ये जो है ना, ये वाला बॉक्स जी है और ये बाहर वाला बॉक्स एफ है। अब मुझे बताओ यार कि ये जो जी है, क्या इसका साइज एफ के साइज से छोटा नहीं होगा? क्या मैं कह सकता हूं कि जो रेंज ऑफ जी है, ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं कि साइज ऑफ जी जो है, इट शुड बी लेस देन साइज ऑफ एफ? क्या ही कहा जा सकता है? ऑफ कोर्स कहा जा सकता है, तभी तो वो उसके अंदर पूरा आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि देखो डोमेन यानी कि एक्सेप्टेबल थिंग्स, जो कौन कौन सी चीजें हैं जो एफ के अंदर आ सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हम एफ के अंदर रख सकते हैं, जी भी उनमें से एक है। लेकिन अगर जी खुद ही इतना बड़ा हो गया कि वो एफ के अंदर पूरा ही ना है, तो उसको एफ के अंदर कैसे रखेंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ जी शुड बी विदिन the domain of f। ये वाली बात थी जो मैंने करनी थी इस एनालॉजी के साथ, कि जो रेंज ऑफ g होगी, इट शुड बी विद इन द डोमेन ऑफ f। क्या मतलब है इसका? इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ओपन डोमेन के लिए और एक फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 के लिए। हम ना जरा कोशिश करते हैं कि जरा हम एफ जी एफ एक्स को फाइंड करें, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्विकली क्या करता हूं कि मैं हर एक की रेंज भी फाइंड कर लेता हूं। तो एफ एफ एक्स की जो रेंज है वो भी ओपन है, क्योंकि अगर कोई भी एक्स जा सकता है तो कोई भी आउटपुट आ सकता है, तो इसकी रेंज क्या है? ओपन है। और जी एफ एक्स की जो रेंज है वो क्या है? सिंस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जी एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25? क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि ये देखो, ये मेरे पास अगर जी है, राइट, तो मैं इसको एक्सेप्ट ही 5 से आगे आगे कर रहा हूं, राइट। तो 5 से आगे आगे इसकी वैल्यू क्या है? आप भूल जाओ इस सारे कर्व को, सिर्फ इस पार्ट को देखो। इसकी वैल्यू 25 से ऊपर ऊपर है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसकी रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 है, ठीक है। हमारे पास रेंजेस आ गई। अब जरा देखना, अगर मैं एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करूं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3, या बिफोर दैट इवन, इसकी जो डोमेन है, ठीक है, एफ की डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ, वो क्या है? वो ओपन है। यानी कि जो वैल्यूज भी एफ के अंदर आ रही हैं वो कुछ भी हो सकती है। मीनिंग क्या है? वैल्यूज कमिंग इन एक्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ठीक है। तो सिंस एक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अगर जी ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ एक्स एज एन इनपुट आए, जी ऑफ एक्स इज इनपुट टू एफ, अगर जी एफ एक्स एज एन इनपुट आए तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 25, और 25 से बड़ा वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या वो एनीथिंग के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या जब मैं कहता हूं कि इनपुट कमिंग जो वैल्यूज आ रही हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, तो 25 भी तो उसमें शामिल है ना? क्या ख्याल है? तो मैं ये देख रहा हूं कि जो रेंज ऑफ जी है, रेंज ऑफ जी, इट इज विद इन, इट इज विद इन डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। यानी कि अगर मुझे इसको इस तरह से लिखना पड़े कि जो आपकी आपका जो जी एफ एक्स है वो एक छोटा सर्कल है, ठीक है, दिस इज जी एफ एक्स,
और ये जो एफ ऑफ एक्स है ये एक बड़ा सर्कल है, चूंकि एफ ऑफ एक्स के अंदर है जी ऑफ एक्स, तो हम कह सकते हैं कि ये अलाउड है। तो एफ जी ऑफ एक्स इज व्हाट, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ क्या मसला है, जरा इस बात को समझते हैं। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के साथ क्या मसला है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है इज एन इनपुट टू जी, राइट। अच्छा, तो जरा ये देखो, एफ ऑफ एक्स की रेंज जो है वो क्या है, वो ओपन है। एक्स एफ ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, राइट। तो एफ ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, रेंज ऑफ एफ इज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द ओपन डोमेन। क्या मतलब है इसका, एफ ऑफ एक्स कैन बी एनीथिंग, कोई भी वैल्यू ले सकता है ये, ठीक हो गया। लेकिन एक मसला है। मसला क्या है, मसला ये है कि हमारे तो जी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वो कहता है कि 5 से नीचे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने एक कंडीशन लगा रखी है, ये एक कंडीशन है, इवन दो ये डोमेन है लेकिन ये कंडीशन भी तो है। जी ऑफ एक्स कह रहे हैं नहीं भाई, जी ऑफ एक्स सेज नथिंग लेस देन 5 इज एक्सेप्टेड, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा जो कि 5 से छोटा होगा। उसने कंडीशन लगाई हुई है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जी ऑफ एक्स कह रहा है नहीं, मुझे तो सिर्फ वही चाहिए जो 5 से बड़ा बड़ा है। तो क्या ख्याल है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नॉट पॉसिबल? हम ये बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जी एफ एक्स ने जो डोमेन सेट की हुई है वो अलाउ ही नहीं कर रहा एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज को अंदर आने के लिए। तो इट्स लाइक सेइंग जी एफ एक्स एक दरवाजे पर खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि नो, आप जब तक 5 से बड़े नहीं हो आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, वो तो कुछ भी हो सकता है। वो तो -5 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। वो कहता है नहीं, पहले अपने आप को डिफाइन करके आओ, पहले मुझे गारंटी दो कि तुम 5 से बड़े रहोगे, तब मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, वरना मैं तुम्हें अंदर आने ही नहीं दूंगा। तो इस केस में जी एफ एफ एक्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आई होप दैट मेक सेंस। ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम कंपोज करते हैं ना फंक्शंस को, तो अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। इस टू जनरलाइज, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर काफ़ी बात कर ली है, इसको अब हम जनरलाइज कर लेते हैं कि अच्छा यार, ये जो इनर फंक्शन है ना, ये जो इनर फंक्शन है जो अंदर है, ठीक है, और ये बाहर कौन सा फंक्शन है, ये आउटर फंक्शन है। हमने क्या बात की है कि रेंज ऑफ इनर फंक्शन, ठीक है, should be within domain of outer function। ठीक हो गया। तो जो कुछ भी इनर फंक्शन हो सकता है, हमें उससे कोई मसला नहीं, वो बने, जो कुछ भी बनना चाहता है वो बड़ा हो कुछ भी बने, लेकिन बस आउटर फंक्शन की हमेशा हमने उसकी बाउंड्रीज का, उसकी कंडीशंस का ख्याल रखना है। जो उसने इनपुट के लिए वैल्यू सेट की हुई, यानी कि ये जो डोमेन वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं, ये इनपुट वैल्यूज के लिए कंडीशन होती है ना, कंडीशन फॉर इनपुट वैल्यूज, राइट। तो जो भी हमारे आउटर फंक्शन ने बाउंड्री सेट की हुई है, इनर फंक्शन की रेंज ने उसको रिस्पेक्ट करना है। So I think with that said, we wind up our composite functions. It's a very new concept to you. इस level की depth पे आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा, तो please do go over the examples done in this lecture. And if you want the notes to this draft that I made over here, the link will be in the description box below. And I will see you in the next video. Allah Hafiz.